हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जबरदस्त जिंदाबाद झबराट मोड के अंदर फुल पावर पैक एनर्जी के साथ ओके रिपोर्ट होकर क्लास के अंदर आए होंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा दोस्त। आज की क्लास में देखो नया चैप्टर स्टार्ट कराया जा रहा है। इस चैप्टर का पुराने किसी भी चैप्टर से कोई वास्ता नहीं है, तो फ्रेश बच्चा इस 5वें चैप्टर को 5 नंबर के लिए कर सकता है। 5 मार्क्स का चैप्टर है और मात्र हम इसको 2 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म नहीं हुआ तो तीसरी क्लास होगी, अदरवाइज ये 2 क्लास का ही चैप्टर है। दोस्तों, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बिजनेस साइकिल। साइकिल सुन के क्या अमेरिकन समझे क्या? नहीं, रशियन समझे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, आप लोग क्लास में आ गए हैं। अब मैं आपको यह चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। छोटा सा चैप्टर है, चिंदी सा चैप्टर है, पूरे नंबर देके जाएगा, कोई भी हल्की बात नहीं है इस चैप्टर के लिए। तो आज मैं आपको वैसे तो बिजनेस साइकिल के फेजेस और इसका मीनिंग कराऊंगा और फिर फीचर्स भी कराऊंगा बिजनेस साइकिल के। 2 टॉपिक्स आपको कराने वाला हूं मैं, लेकिन कुछ भी कराने से पहले मैं आपको एक कंट्री की स्टोरी समझाऊंगा। एक कंट्री के साथ क्या हुआ यह समझाऊंगा मेरे दोस्त। यह बात आपको गैस करनी है, पहले तो पूरी स्टोरी समझनी है, फिर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिखकर यह बताओगे कि यह स्टोरी कौन सी कंट्री की है, कौन से देश की है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, मैं यहां पर एक वर्ड यूज करूंगा, जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री का टोटल आउटपुट। एक देश के अंदर जो भी आउटपुट बनाया गया है, जो भी सामान बनाया गया है, जो भी चीजें प्रोड्यूस की गई हैं, वो देश का प्रोडक्शन होता है। इसको आप देश का टोटल आउटपुट बोलो या बोलो नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल आउटपुट, एक ही बात है। एक देश में जितने भी रुपए का सामान बनाया जाता है वो एक कंट्री का जीडीपी होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो भैया थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक यानी एक देश के अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल बात नहीं हो रही। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स या फिर सर्विसेज। समझे? ये टोटल, ये एक देश के अंदर की बात, इनसाइड कंट्री। तो इनसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री, एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी सामान बनाया गया है उसकी टोटल वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। इंडिया के अंदर कितना जीडीपी होगा? इंडिया के अंदर जीडीपी है अराउंड $3.5 ट्रिलियन। 3.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है हमारे प्यारे देश भारत का। ये अराउंड है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू तो एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करके पता लगाई जाएगी। ठीक है, ये कितना होता है? 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और डॉलर में कैलकुलेट करते हैं तो इसको 82 से और मल्टीप्लाई करो, जो भी डॉलर का रेट है। ठीक है, इतनी बातें बता रहा हूं। तो दोस्त, एक देश की स्टोरी बताने वाला हूं आपको। यहां पर एक भयंकर लेवल की मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, चलो जी बात करते हैं स्टोरी की। मैं बोल रहा हूं एक देश का जीडीपी बढ़ रहा था। एक देश में जीडीपी बढ़ रहा था, यानी इस देश में आउटपुट टोटल हर एक सामान का ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे टीवी का रिमोट हो, टीवी हो, घड़ी हो, कैमरा हो, पंखा हो, मोबाइल फोन हो, चाहे वो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, या हो वो कार, या हो वो कपड़े, हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। तो दोस्त, जब इस देश में हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो इस देश में प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों की नौकरियां भी बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। भाई
जब एक देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब फैक्ट्रियों में दनादन प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनें चल रही हैं। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको जब क्वांटिटी बढ़ानी है गुड्स की, तो ज्यादा बंदों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा बंदों की जरूरत पड़ेगी तो उस देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। सिर्फ बेरोजगारी कौन सी थी? यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार नहीं था, बेरोजगार तो थे। कौन से लोग? वो लोग जो नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। कौन से लोग? जो नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। अरे यार मैं नौकरी नहीं करना चाहता, अब देश में जीडीपी बढ़ता रहे, ऐसे कम तैसे कराए, अपने को क्या लेन देन। ठीक है, तो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट एक वर्ड है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड है। इसका मतलब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब बंदा नौकरी करना ही नहीं चाहता। जब नौकरी करना ही नहीं चाहता तो उसको नौकरी मिल ही नहीं रही, मौज मारे। ठीक है, इस देश में वो लोग थोड़े से बेरोजगार हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जॉब स्विच कर रहे हो आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहे हो। तो मानो इस कंपनी से आप इस कंपनी में गए, तो मान लो 4 दिन आप खाली बैठे, तो 4 दिन के लिए आप बेरोजगार हो गए। ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर दोस्त, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, यहां 4 दिन की स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक के बाद दोबारा काम कंटिन्यू हो जाएगा, तो 4 दिन के लिए आप बेरोजगार थे। ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसी बेरोजगारी तो चलती है, बाकी सबको काम धंधा मिल रहा है। हां, यहां पर वो लोग बेरोजगार हो सकते हैं जिनके पास स्किल नहीं है। अब भाई, जिसके पास स्किल नहीं है वो अगर बेरोजगार हो जाए ना, तो उसको ऐसा बोलते हैं भाई देश का जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब देश बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, तो यहां पर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई स्किल, नई नई मशीनों का इस्तेमाल हो रहा होगा। जिस बंदे को यह नहीं आता, वो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल रहा है ना, इस देश में इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलने लगा। भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, अपस्विंग, ऊपर की तरफ जा रही है ना, इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो यहां पर उन बंदों को शायद नौकरी ना मिले जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बदल रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्त, बात एक साइंस के स्टूडेंट की है। जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। एक होती है जावा, एक होती है सी प्लस, एक होती है सी प्लस प्लस, एक होती है पाइथन। समय के हिसाब से ये लैंग्वेज इंप्रूव होती गई। आज इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिसको जावा आती है ना, जावा की डिमांड नहीं है। जावा एक वो लैंग्वेज है, छोड़ो उसको नौकरी ना के बराबर मिल रही है। जिसको पाइथन आती है ना, पाइथन वाले राजा हैं आज के टाइम पे, वो सॉफ्टवेयर्स अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो जिनके पास स्किल नहीं है उनको नौकरी नहीं मिल रही। ऐसी नौकरी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जी, मैं कह रहा हूं देश में जीडीपी बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा बंदों को नौकरी पे लगाना होगा, तो ऑलमोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सिर्फ वो लोग बेरोजगार हैं इस देश में जिनके पास स्किल नहीं है, या वो लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते, या फिर वो लोग बेरोजगार हैं जो जॉब स्विच कर रहे हैं। भाई ऐसी बेरोजगारी को क्या बेरोजगारी बोलोगे, समझे? तो इसलिए इसको ऑलमोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। यहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। मतलब समझाता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट की 70 टाइप्स होती हैं, 70 मतलब बहुत सारी, ये 0 होती है यहां पर। मतलब भाई साहब जो नौकरी करना चाहते हैं और वो अप टू डेट है, तो उनको नौकरी मिल रही है। तो एलिजिबल बंदों को, एलिजिबल जितने भी बंदे हैं सभी बंदों को नौकरी मिल रही है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूं मैं। ऐसी एलिजिबिलिटी में जब सब बंदों को नौकरी मिल जाती है, उसे बोलते हैं कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 0 है। ध्यान से सुनना, जब बंदा नौकरी करना ही नहीं चाहता तो उसको बेरोजगारी में कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, जब वो नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी मिल भी गई, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो गई। तो जब देश में आउटपुट बढ़ता रहता है तो ऐसे चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? भाई इस देश में लगातार जीडीपी बढ़ रहा है, लगातार, तो और क्या बदलाव आ रहे हैं?
मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस देश का जीडीपी लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के आपने देखा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो दोस्त, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों को नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है तो देश की ओवरऑल इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा भी तो ज्यादा आएगा। जीडीपी यहां से यहां पहुंचा तो नौकरी करते करते लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो बोलेंगे ओवरऑल देश की इनकम भी बढ़ रही है। और इनकम बढ़ने की एक खास बात है, इस देश का एग्जांपल बाद में देना, मतलब ये देश की स्टोरी बता रहा हूं, असलियत में ऐसा हुआ है एक देश के साथ, पहले तो वो बता रहा हूं। इस देश में आप लास्ट में एग्जांपल बताना, पहले मेरे को स्टोरी पूरी बता दो। लोगों की इनकम बढ़ रही है, जब लोग अमीर हो रहे होते हैं ना दोस्त, बहुत खास बात होती है अमीर होने की। अमीर हो रहे होते हैं तो हम नया नया माल खरीद रहे होते हैं। ध्यान करो, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, मैं बताता हूं। जब लोग अमीर हो रहे थे ना इस देश में, तो इनका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खराब नहीं हुआ था, इन्होंने कलर टीवी ले लिया था। फिर कलर टीवी के बाद जो और जिन पे पहले से कलर टीवी था उन्होंने एलईडी टीवी ले लिया, जिन पे पहले से एलईडी टीवी था, मान लो छोटा था, उसने बड़ा ले लिया। इन लोगों को, ये लोग पहले, इस देश के लोग पहले हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अमीर होने लग गए तो इन्होंने वॉशिंग मशीन ले ली। ये लोग पहले, मैं बता रहा हूं, पहले बहुत थोड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था इनका, इन पे पैसा आता गया तो इनकी प्रोस्पैरिटी यानी खुशियां बढ़ने लगी और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ने लगा। इन पे नॉर्मल फोन होता था, फिर ये आईफोन की तरफ आ गए, तो यार ये बड़े लोग होने लग गए, समझ रहे हो। जब बड़े लोग होते हैं इनकी इनकम बढ़ने लगती है, इनकम बढ़ेगी तो राज्य ये खर्चा भी करेंगे। खर्चा, खर्चा बेसिकली दो चीजों पे ज्यादा होता है। देखो जी, अमीर होने पे तुम रोटी ज्यादा नहीं खाते, आप 5 रोटी खाते थे, आप 5 ही रोटी खाओगे। अमीर होने के बाद क्या करोगे, रोटी तो उतनी खाई जाएगी। खरीदा जाएगा वो सामान जो ड्यूरेबल है। क्या खरीदा जाएगा, ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदी गई इस देश के अंदर बहुत ज्यादा। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो जाए। रोटी सब्जी एक ही बार इस्तेमाल होती है, छोले भटूरे एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, घड़ी, आईफोन, फर्नीचर, घर को इंटीरियर डेकोरेट करा लो, ये सब चीजें लंबे टाइम के लिए चलती है, ठीक है। इनके पास बहुत मस्त पैसा आ गया, इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। किन्होंने, कंज्यूमर्स ने। भाई जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो देश के ही तो लोग हैं। अब बात करोगे तुम, सर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब फैक्ट्री में मस्त प्रोडक्शन चल रहा है। हाँ, फैक्ट्री में मस्त प्रोडक्शन चल रहा है, एम्प्लॉइज की सैलरी मिल रही है, मिल रही है, वो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई कंपनी भी तो प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी भी तो खर्चा करेगी। अब कंपनी चाय तो पीती नहीं है, कंपनी कहां से चाय पिएगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, अकाउंट्स में पड़ा होगा। भैया कंपनी के अंदर और ज्यादा मशीनें आने लगती हैं, मशीनें मतलब कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स पे खर्चा करती है कंपनी, अपनी एक के बाद एक ब्रांच खोलने लगती है। खुलती है या नहीं खुलती, बिल्कुल मेरे दोस्त ऐसा होता है। एक देश में जीडीपी बढ़ रहा है, धंधा जबरदस्त चल रहा है, जब धंधा जबरदस्त चलता है तो ये सारी बातें होने लगती है। अब देखो जी, इस देश के अंदर जीडीपी बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। देश में जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है मेरे दोस्त कि इस देश में एग्रीगेट लेवल पे, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल ओवरऑल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे पैसा कमाया जाता हो, धंधा, बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। जीडीपी बढ़ रहा है तो बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ रही है। अब जब सबकी इनकम भी बढ़ रही थी, सब माल खरीद भी रहे थे, तो बिजनेस की सेल भी बढ़ने लगी, बिजनेस की सेल भी बढ़ने लगी। हां, देख रहे हो मतलब जीडीपी कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर देश बात करता है भैया मुझे जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी बढ़ने से होता क्या है, अरे जीडीपी बढ़ने से लोगों की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्रियों में जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्रियों में तो उनकी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनके पास पैसा आएगा, वो मस्त पैसा खर्च करेंगे, मस्त पैसा खर्च करेंगे तो बिजनेस की सेल भी बढ़ती रहेगी, इनका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। और अगर तुम सीए के सच्चे एस्पायरेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, सेल बढ़ता है, उस कंपनी के शेयर के प्राइस जबरदस्त बढ़ते रहते हैं। यह कंपनी अच्छा कर रही है, लोग इसके प्राइस भी कौन से प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगेंगे।
यहां लोग बैंक से लोन ले लेकर धंधा करेंगे। भाई सारे धंधे बढ़िया चल रहे हैं, सारे धंधे बढ़िया चल रहे हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, बस इसका एक साइड इफेक्ट है। इस देश में एक साइड इफेक्ट भी हुआ भाई। साइड इफेक्ट क्या हुआ जरा ढंग से समझेंगे। इस देश में जीडीपी बढ़ने लगा। भैया मॉड्यूल को छोड़ो, अभी मेरी कहानी सुनो, फिर मॉड्यूल पे आ जाऊंगा। नोट्स यहीं बना के दूंगा, इधर ही नोट्स बना के दूंगा। जिस बच्चे को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी उसके नोट्स भी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो जी, इस देश में मस्त जीडीपी बढ़ रहा है, लोग पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी लगभग सारे सामान की डिमांड बढ़ रही है। अब तुम्हारी इको आते हैं यहां पर। जब हर चीज की डिमांड बढ़ने लग जाए ना, तो सेलर्स को पता लग जाता है अबे डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से दोस्त गुड्स का रेट बढ़ने लग जाता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। प्राइस बढ़ने को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आ जाएगी। प्रियंका देवनानी बोलो किस चीज का रिप्लाई करूं। प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा। ये प्राइस कब बढ़ने लगेगा बताऊं? ऐसे ही नहीं बढ़ने लगेगा। प्राइस बढ़ने की अपने आप में एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है आप देखो भैया, देश की जब तक कैपेसिटी है तब तक वो जीडीपी को बढ़ाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो इसके रिसोर्स खत्म होंगे। देश में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, हम ये मान के चलते हैं। कभी ना कभी तो इस कंट्री के रिसोर्स खत्म होंगे, फुली यूज हो जाएंगे। रिसोर्स मतलब रॉ मटेरियल, इनपुट्स। एक फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है तो कहीं ना कहीं से इनपुट्स परचेज करती है ना, कभी ना कभी तो इनपुट्स खत्म होंगे, फुली यूटिलाइज होने लगेंगे। जब उसके इनपुट्स फुली यूटिलाइज होने लगेंगे, यानी मैं बोलता हूं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होने लगेंगे, तब प्राइस बढ़ेगा। तब बोलेंगे भाई अब प्राइस बढ़ेगा। तो अब जब प्राइस बढ़ने लगता है ना, तो लोग अब डिमांड कम कर देते हैं। तो एक कंट्री के साथ एक्चुअली ऐसा ही हुआ। उस देश का जीडीपी बढ़ने लगा तो सब में खुशियों के दिन आ गए। खुशियों का मतलब प्रोस्पेरिटी होता है। प्रोस्पेरिटी बढ़ने लगी, उस देश का वेलफेयर बढ़ने लगा, उस देश के लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लगा, उस देश में बेरोजगारी खत्म होने लगी, उस देश के लोगों के पास मस्त फैसिलिटीज आ गई, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मचा रहे हैं उस देश के लोग। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब रिसोर्सेस इस देश के पूरे इस्तेमाल होने लगे। पूरे इस्तेमाल हो गए तो डिमांड तो ये बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्रोडक्शन इसके हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि लिमिट पे पहुंच गए थे ना। लिमिट तो कभी तो लिमिट आएगी, कभी तो लिमिट आएगी। अच्छा प्रियंका पूछ रही है 20 जून से कौन सा बैच स्टार्ट हुआ था? कोई बैच स्टार्ट नहीं हुआ प्रियंका, कोई बैच स्टार्ट नहीं हुआ 20 जून से। 1 जुलाई से होगा प्रो, जनवरी वाले बच्चों के लिए। एक बच्चे ने एग्जांपल दिया इंडिया जापान। नहीं भाई, अभी तुम पूरी स्टोरी सुनो। स्टोरी अभी लगभग 25% बताई है मैंने, अभी और बड़ी स्टोरी रह गई यादम्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते। देखो यहां पर फाइनली जब रेट बढ़ते हुए लोगों को दिखने लगे तो लोगों ने उसके बाद डिमांड डिक्रीज कर दी। तो ऐसा कहते हैं जब डिमांड डिक्रीज होगी, जब डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होने के आगे रेपरकशंस क्या होंगे, मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। जब सामान का प्राइस बढ़ने लगा, डिमांड डिक्रीज होने लगी, तो मेरे दोस्त डिमांड डिक्रीज होने से क्या होता है? डिमांड डिक्रीज होने से सेलर्स को ये रियलाइज होने लग जाता है, सेलर्स को ये रियलाइज होने लग जाता है कि हमने प्रोडक्शन तो ज्यादा किया हुआ है लेकिन डिमांड उस हिसाब से नहीं हो रही। धीरे धीरे पता लगता है, कहता है सप्लाई तो हमारे हिसाब से बढ़िया है ना, लेकिन डिमांड में कमी रह गई। तो डिमांड और सप्लाई का एक मिसमैच देखने को मिलता है। ऐसा हुआ इस देश में भी, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है यार। और सच में पता है किन बंदों की डिमांड कम होगी? ये डिमांड जो है वो कम किस किस की होगी? ये स्पेशली उन बंदों की होगी जिनकी सैलरी फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स है ना, इनको बढ़ता हुआ प्राइस दर्द देगा। होता है ऐसा, बढ़ता हुआ प्राइस उनको ज्यादा दर्द देता है जिनकी सैलरी लिमिट में होती है, सैलरी लिमिट में होती है।
ये रिव्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, अबे यार हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या है, अब बताओ हर चीज महंगी हो रही है, तो ये रोटी खाना बंद कर देंगे क्या, ये सब्जी खाना बंद कर देंगे क्या? खाना खाना बंद नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि जो ये खरीद रहे थे ना फर्नीचर, नया नया मोबाइल फोन, जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, ये चीजें इन पे अपना खर्चा कम कर देंगे, इन पे अपना खर्चा रिड्यूस कर देंगे। और साथ साथ में जब बिजनेस की सेल गिरने लगेगी तो उसको भी अकल आएगी, वो कहेगी लोग यार माल नहीं खरीद रहे, माल नहीं खरीदेंगे तो वो भी कैपिटल गुड्स को कम खरीदना स्टार्ट करेंगे। सबको पता लग जाएगा भाई गजब बेइज्जती हो रही है। तो ऐसे में उस देश के साथ क्या हुआ, उस देश का बढ़ता हुआ जीडीपी बढ़ रहा था ना, वो एक पॉइंट पे आने के बाद गिरने लगा दोस्त, समझे? जब एक देश का, उस देश का जीडीपी बढ़ रहा था तो इस देश को, इसको बोल रहे थे उसके अच्छे अपस्विंग वाले दिन चल रहे हैं। अब उस देश का जीडीपी गिरने लगा तो इसे बोलने लगे डाउन स्विंग या डाउन टर्न वाले दिन है। अपस्विंग को हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, बढ़ना, और डाउन स्विंग को हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, समझते हो? तो सब कुछ गिरने लगा, गजब बेइज्जती, बिजनेसेस डाउन होने लगे क्योंकि लोगों को लग रहा था माल महंगा हो रहा है। अब दोस्त एकदम से इस गिरते हुए टाइम पे जो बिजनेस थे उस देश के, वो रियलाइज करने लगे कि यार लोगों ने तो डिमांड कम कर दी है, तो इनको भी अपना आउटपुट यानी प्रोडक्शन कम करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये बिजनेस साइकिल बनाता है, तो ये साइकिल अपना प्रोडक्शन कम कर देगी तो इसके ऊपर ना बहुत सारे और बंदे डिपेंडेंट है, इसके ऊपर। कैसे? जब एक फैक्ट्री में मान लो शर्ट बनाई जाती है, तो अगर ये शर्ट वाली फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन कम करती है ना, तो इसके रॉ मटेरियल बेचने वाले बंदों का भी नुकसान होता है, क्योंकि देखो मैं तो शर्ट बनानी कम करूंगा, जो मेरे को कॉटन बेच रहा था उसका धंधा गया। तो जैसे साइकिल का प्रोडक्शन कम हुआ है तो जो लोहा या टायर बेच रहे थे उनका धंधा गया। तो बहुत सारे बिजनेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसका प्रोडक्शन गिरने से भैया बहुत सारी इनपुट मार्केट पे जो रॉ मटेरियल वगैरह बेचते थे वो मार्केट का भी डाउनफॉल आ गया। इस देश में सच में ऐसा हुआ और ये काफी सालों तक चलता रहा, 3 से 4 साल तक चलता रहा। ठीक है जी, फिर इसके बाद कुछ हुआ, इसके बाद कोई अच्छी बात हुई? भैया इसके बाद अच्छी बात क्या होनी थी? सब कुछ बुरा ही चल रहा था, सब कुछ बुरा ही चल रहा था, समझ रहे हो? सब कुछ बुरा चल रहा था, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर देखने को मिली कि अब बिजनेस का माल नहीं बिक रहा, उसने अपना आउटपुट यानी प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट किया। अब उसको लोगों की जरूरत नहीं है, इन्होंने लोगों को नौकरी से निकालना स्टार्ट कर दिया। देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होने लगा, लोगों की इनकम कम होने लगी, इन्होंने अपना खर्चा कम कर दिया ना। सब कुछ ऐसे होगा नहीं होगा, ऐसे असलियत में भी ये इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब सब कुछ खराब होने लगा, लोगों की बेरोजगारी हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, अब मुझे बताओ क्या ये रोटी नहीं खाएंगे? रोटी खाएंगे नहीं खाएंगे? भाई एक बार बताओ, रोटी खाएंगे या नहीं खाएंगे? यस और नो लिख दो एक बारी। ये रोटी खाएंगे, जो पैसा बचा रखा होगा उससे रोटी खाएंगे, लेकिन जब वो पैसा खत्म होएगा तो कहां से लाएंगे पैसा? तो भाई इनकी इनकम गिरेगी, रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए। अब ये कम से कम सैलरी पे, कम से कम वेजेस पे, लॉ या मिनिमम वेजेस पे वर्क करने के लिए तैयार होंगे। ये बिजनेस को बताएंगे पहले मेरी सैलरी 100 करोड़ थी, अब तू 2 रुपए दे दे तब भी नौकरी कर लूंगा। भाई रोटी तो खानी है, मेरी सैलरी 100 करोड़ थी, 2 रुपए दे दे अब भी नौकरी कर लूंगा। हालांकि एग्जाम्पल बहुत घटिया है, समझ रहे हो? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ ना भाई साहब, यहां पर आउटपुट फॉल हो रहा था, जो इन्वेस्टर थे सब हिल गए, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। राजे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था, समझे? कोई बात नहीं नीरज,
ऐसे भी होने लगा। तो ये लॉजिक जिसको समझ आ गया वो बात करेगा। भैया 100 करोड़ की सैलरी का बंदा 2 रुपए में नौकरी करने को तैयार हो गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एवं फालतू का एग्जांपल दे रहा हूं, समझे। अब बिजनेस को थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलेगी। जो धंधा करने वाले हैं भाई, मैं बोल रहा हूं, पीपल आर रेडी टू वर्क एट वेरी लो सैलरी या लो वेजेस। तो बिजनेस कहेंगे चल यार, हमने इतने टाइम से प्रोडक्शन कम कर रखा था। मान लो एक बिजनेस 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, 1000 यूनिट की कैपेसिटी रखता है, तो वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, क्योंकि डिमांड ही गिर चुकी थी, लोग माल ही नहीं खरीद रहे थे, हर चीज का प्राइस गिरने लगा, सब कुछ सस्ता हो गया, तब भी लोग माल नहीं खरीद पा रहे। सब कुछ सस्ता हो गया तब भी लोग माल नहीं खरीद पा रहे, यानी जीडीपी बढ़ते बढ़ते गिर गया, गिरते गिरते गजब बेइज्जती हो गई। तो अब दोस्त बिजनेस को अकल आएगी, लो सैलरी के बंदों को ये नौकरी पे रखेगा, तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगेगी, थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगेगी, और ये देश जो नीचे गिर चुका था वो अब रिकवर करेगा। रिकवर मतलब ठीक होगा। ये देश कौन सा था अब बताओ जरा, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, हरियाणा सरकार ने सही आंसर दिया है। जल्दी से बताओ ये देश कौन सा था, अगर किसी को पता है तो। नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूं, मैं तो हूं ही तुम्हारे लिए। ये था अमेरिका, ये था अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में एक इवेंट बहुत फेमस है, इसे बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1933, ये 4 सालों तक कम से कम चला था, यानी बुरे हालात थे इन 4 सालों तक देश के। बुरे हालात क्यों आए होंगे, बुरे हालात इसलिए आए होंगे क्योंकि पहले इसके अच्छे हालात थे। देखो जरा कैसे, अमेरिका का पहले जीडीपी बढ़ रहा था, जीडीपी बढ़ता बढ़ता एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पे पहुंच गई, फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गई, एक पीक पे पहुंच गया अमेरिका। यानी जैसे एक माउंटेन होती है, माउंटेन का भी एक पीक पॉइंट होता है, अमेरिका अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया। यहां पर सारे रिसोर्स अमेरिका के प्रॉपर यूज हो गए थे, रेट बढ़ने लगे, रेट बढ़ने लगे तो लोगों ने यहां पर डिमांड कम कर दी। डिमांड कम करने से प्रोडक्शन कम हुआ, नौकरियां गई लोगों की, प्रॉफिट कम हुआ बिजनेस का। फिर वो खाली तो बैठेंगे नहीं, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गए अपने, मिनिमम पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। और दोस्तों ये ट्रफ कहलाता है डिप्रेशन। अमेरिका इस ट्रफ के अंदर 3 से 4 साल रहा, फिर कम रेट पर लोग नौकरी करने के लिए तैयार हो गए, तो इस देश की हो गई रिकवरी। मैं कह रहा हूं ये तो अमेरिका के साथ हुआ, हर देश के साथ ऐसे अच्छे और बुरे दिन आते हैं, हर देश के साथ अच्छे और बुरे दिन आते हैं। वो अच्छे और बुरे दिन कैसे होते हैं उसको एक साइकिल के थ्रू समझाया है, उस साइकिल को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। दोस्त अच्छे दिन, फिर बुरे दिन, अच्छे दिन, बुरे दिन, ये चलता रहता है। शुरुआत में इकोनॉमी कहां थी अमेरिका की और आज इकोनॉमी कहां है, ये ट्रेंड देख लो। ट्रेंड एक लाइन से दिखाऊंगा, ये लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रेंड। टाइम के साथ इकोनॉमी कहां पहुंच गई। ये जो पीले रंग की फ्लक्चुएशन है इसको बोलते हैं हम बिजनेस साइकिल। तुम कोई रशियन साइकिल मत समझना इसको, ठीक है। इस बिजनेस साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। जो बिजनेस साइकिल का बढ़ता हुआ फेज है ना, जहां जीडीपी, जीडीपी बोलो या बोलो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्ड को ध्यान रखना, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलो, यहां पर इस फेज को बोलते हैं एक्सपेंशन। आप इसको अपस्विंग भी बोल सकते हो। इकोनॉमी किसी ना किसी पॉइंट पे आने के बाद तो नीचे गिरती होगी, तो ये इकोनॉमी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पीक। पीक को प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं, और इसको भैया तुम बोल तो बूम भी बोल दो। अब देखो मॉड्यूल में ना इसको भी बूम बोला है, इसको भी बूम बोला है, गलत है, ये बूम नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान रखोगे, यही बूम है, बूम 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 बूम, ठीक है। फिर अब यहां पर डिमांड गिरने लगी, क्यों गिरने लगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे भाई, रिसोर्स पूरे यूज हो गए थे। दिस फेज इज कॉल्ड डाउन टर्न, या इसको बोलो डाउन स्विंग, और इसको प्यार से बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। दोस्त असलियत में बताता हूं, अब समझना, कॉन्ट्रैक्शन एक बुरा दौर होता है।
अब एक देश के अंदर अगर ये 6 से 9 महीने तक चलता रहे तो इस कॉन्ट्रैक्शन को लोग रिसेशन बोलने लगते हैं। अब यार मॉड्यूल में ये डेफिनेशन लिखी नहीं है, मॉड्यूल में सिर्फ ये लिखा हुआ है जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत सीवियर हो जाए ना, सीवियर मतलब लंबा हो जाए, उसको रिसेशन बोलते हैं। मैंने असलियत की बात बताई है आपको, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन यानी रिसेशन बनकर काफी टाइम तक खत्म ना हो, 2 साल तक 1 साल तक रह जाए, तो इसको बोलने लगते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन को बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ या डिप्रेशन एक ही बात है। तो पेपर में यहां क्वेश्चन आता है, पहली बात तो बिजनेस साइकिल होती क्या है। मैं बोलूंगा बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक एक्टिविटी की फ्लक्चुएशंस है। फ्लक्चुएशंस मतलब अप्स एंड डाउन्स है। जो भी एक देश के जीडीपी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, बिजनेस साइकिल में कितने फेज होते हैं? तो बिजनेस साइकिल में दोस्त 4 फेज होते हैं। पहला ये एक्सपेंशन है, दूसरा पीक है, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन है, चौथा ट्रफ है। अगला क्वेश्चन आता है बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं? क्या बोला? बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब जो फेज पलट देते हैं, पासा पलट देते हैं। 2 ही टर्निंग पॉइंट है, एक ऊपर से नीचे गिराने वाला जिसको बोलते हैं पीक, और दूसरा जिसके बाद इकोनॉमी ऊपर उठती है, इसको बोलते हैं ट्रफ या डिप्रेशन, कुछ भी बोल दो, ठीक है जी। अब इसके बाद इकोनॉमी ऊपर उठती है तो ये इकोनॉमी की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? रिकवरी। दोस्त रिकवरी में भी इकोनॉमी एक्सपैंड ही करती है, आगे ही बढ़ती है, लेकिन गिरने के बाद ऊपर उठने को रिकवरी बोलते हैं। ये फेज नहीं है, ये फेज नहीं है, ये फेज नहीं है। लेकिन मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, कहता है इस टाइम पर लोग है ना निराशावादी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? निराशावादी। निराशावादी को बोलते हैं पेसिमिज्म, ठीक है। पेसिमिज्म, लोग समझ रहे हैं यार अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत महंगा हो रहा है माल, मत खरीदो, निराश हो गए हैं। तो जब रिकवरी होती है ना, ये निराशा खत्म हो जाती है, ये निराशा खत्म हो जाती है, तो इसे बोलते हैं एंड ऑफ पेसिमिज्म। क्या बोलते हैं? पेसिमिज्म। और बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग ऑफ आशा, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, पॉजिटिव होना। यहां सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था, यहां सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, अब फिर से एक लहर आई, कुछ अच्छा होने की संभावना आई। तो ये वर्ड किसने यूज किए थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, एसी पिगू। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, एसी पिगू ने बोला था ये, ठीक है। ओके ओके। अब बच्चे पूछेंगे सर इंडिया में क्या चल रहा है? बूम है, पीक है, कॉन्ट्रैक्शन है, ट्रफ है, चारों में से क्या चल रहा है? ये सब बताऊंगा अभी। अब देखो दोस्त, तुम्हारे डाउट्स लेने से पहले एक बात बताऊंगा। ये तो मैंने मॉड्यूल के हिसाब से बता दिया, इकोनॉमिक साइकिल ऐसी है, ये फेज ये फेज ये फेज ये फेज आते जाते रहते हैं। लेकिन किसी किसी देश के साथ ये ऐसे होता है, ऐसे ट्रेंड सेट होता है, पहले भी गिरा हुआ था, अब भी गिरा हुआ है। या किसी किसी देश के साथ ये ऐसे होता है, वो टॉप से नीचे पहुंच जाती है। लेकिन एक नॉर्मल बताया हुआ है, दुनिया मॉडर्न होती आई है, तो ओवरऑल पूरी दुनिया नीचे से ऊपर ही उठी है, इसलिए डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है। आप कैसा भी बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये, जैसा अमेरिका के साथ हुआ ऐसा हर एक देश के साथ होता है क्या? देखो कहते हैं, साइंस नहीं है इसके पीछे, ये ऑब्जर्वेशन है, हर एक देश के साथ होता है। वो उठता है तो नीचे गिरता भी है। श्रीलंका सही हुआ, गिरा, फिर उठा। जिम्बाब्वे सही हुआ, गिरा, फिर उठा। वेनेजुएला सही हुआ, गिरा, फिर उठा। जर्मनी के साथ भी हुआ, चाइना के साथ भी हुआ, अमेरिका के साथ भी हुआ, ब्रिटेन के साथ भी हुआ। सभी देशों के साथ जनरली ऐसा हो सकता है। बाकी चोरों के साथ भी हो रखा है। बूम का मतलब श्वेताक्षी होता है, ऊपर उठना, ठीक है। ओके, तो दोस्त किसी भी बिजनेस के अंदर ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज। तो मैं बोलूं, आपका जब बिजनेस साइकिल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो कुछ ट्रेड की फीचर्स बताई हुई हैं कि अच्छे दिन कब होते हैं और बुरे दिन कब होते हैं। अच्छे दिन और बुरे दिन, कहता है पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड, मतलब अच्छे दिन ये तब होते हैं जब प्राइस बढ़ रहा होता है। तुम कहोगे अबे ये क्या है, प्राइस बढ़ रहा है अच्छे दिन है? अबे प्राइस बढ़ रहा है तो बिजनेस को ज्यादा इनकम हो रही है ना, और इनकम हो रही है तो वो आउटपुट भी बढ़ा देगा। आउटपुट भी बढ़ा देगा तो लोगों को नौकरियां भी देगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज कम से कम होंगी, ठीक है। पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड क्या होते हैं? ये होता है फॉलिंग प्राइसेस, जब हर चीज का प्राइस कम हो रहा होता है।
हर चीज का प्राइस कम हो रहा होता है, समझे? तो यहां पर कम हो रहा होता है, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता, वो आउटपुट कम कर देता है। आउटपुट कम कर देगा तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी, नौकरियां चली जाएंगी। समझे? ढंग से इस बात को समझना, क्लैरिटी से मैं आपको बताऊं, जीडीपी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, नौकरियां बढ़ी, यहां पर चीजों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो प्राइस भी बढ़ेगा। प्राइस भी बढ़ेगा, अच्छे दिन है, लेकिन एक हद तक प्राइस बढ़ेगा। इसके बाद औकात पे आ जाएगा, लोग माल नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम होने लग जाएगी। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच हो जाएगा तो उनको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। कोई पूछे कि प्राइस कम कहां होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में। प्राइस बढ़ता कहां है? एक्सपेंशन फेज में। ठीक है, इस बात को मैं क्लैरिटी से आपको बताऊंगा। इन चारों फेजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले अब मॉड्यूल के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, बिजनेस साइकिल होता क्या है। तो पॉइंट मेरा यही है दोस्त, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल? तो बोलता है देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मॉड्यूल कहता है देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी होती है, काम धंधा होता है, इसमें कुछ खुशियों के दिन आते हैं और कुछ बुरे दिन भी आते हैं। डाउनटर्न का मतलब डाउनफॉल वाले, कहता है। ठीक है, कहता है जो हमारे देश की एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एग्रीगेट का मतलब टोटल, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस एक्टिविटी, जो हमारे देश की टोटल बिजनेस एक्टिविटीज होती है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस चलती रहती है। रिदमिक फ्लक्चुएशन मतलब ताल से ताल मिलाती है फ्लक्चुएशन, अच्छे और बुरे दिन के ताल मिलते रहते हैं, तो ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है। ये इकोनॉमी एक्सपीरियंस भी करती है, ये इकोनॉमी एक्सपीरियंस भी करती है। और ये जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस हैं, इसको ही हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम है ट्रेड साइकिल। ध्यान रखना, चैप्टर का नाम क्या है, इससे क्वेश्चन भी याद हो जाना चाहिए आपको। चैप्टर का नाम है बिजनेस साइकिल, इसको हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। यहीं से ही क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है जी, बिजनेस साइकिल के फेजेस देखो, 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। एक होता है एक्सपेंशन, इसको बूम और अपस्विंग भी बोलते हैं। यहां पर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है। फिर आता है पीक यानी टॉप पॉइंट, इसको प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं। हालांकि लोगों की प्रोस्पेरिटी यहां बढ़ रही होती है, लेकिन इस पॉइंट का नाम रखा है एक प्रोस्पेरिटी। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन, इसको डाउन स्विंग या रिसेशन भी बोल देते हैं, रिसेशन भी बोल देते हैं। फिर आता है ट्रफ, इसको डिप्रेशन भी बोल देते हैं। 4 फेज होते हैं बिजनेस साइकिल के। इन चारों की फीचर्स पढ़ लो, इन चारों की फीचर्स पढ़ लो। चलो जी पढ़ते हैं इन चारों की फीचर्स। सबसे पहले पहुंचते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन फेज पे। टॉप का फेज है ये, यहां पर जीडीपी बढ़ रहा होता है। तो जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, तो दोस्त नौकरियां भी बढ़ेंगी, लोग सामान भी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि नौकरियां बढ़ गई, उनकी सैलरी हो गई, तो सामान भी ज्यादा खरीदेंगे। और कंज्यूमर और कैपिटल दोनों गुड्स पे खर्चा भी बढ़ने लग जाएगा, हर चीज पे खर्चा बढ़ेगा। कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे उनके शेयर प्राइसेस यानी स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। और जो बैंक्स है ना, अब वो बिजनेसेस को ज्यादा आसानी से क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे। भाई साहब, बैंक भी तब उधार देता है जब आपकी कंडीशन ठीक हो। एक गरीब आदमी को और पिटे हुए धंधे को बैंक उधार नहीं देता। अब देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बैंक आसानी से क्रेडिट अवेलेबल कराएगा। ठीक है, यहां पर जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, इसको नेग्लिजिबल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोल दो। लेकिन कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये कौन सी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है भैया? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जॉब स्विच करने की। ठीक है, जब आप अपनी जॉब को चेंज कर रहे होते हो या स्ट्राइक हो जाती है, 1-2 दिन के लिए बेरोजगार रहते हो, असलियत में सब ठीक होता है। अगर किसी बंदे के पास कोई स्किल नहीं है तो वो बेरोजगार रहेगा। स्किल की वजह से कोई बेरोजगार है तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, ये एक्सपेंशन के दिन है, यहां पर लगातार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं। बिजनेस में जब मशीन लाई जाती है, बिजनेस की जब नई ब्रांच खोली जाती है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे दिखेगा कि लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं, डिमांड को हाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्राइस भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? प्राइस भी बढ़ेंगे। किसके? आउटपुट का प्राइस भी बढ़ेगा, और जो बिजनेस आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी तो इनपुट की डिमांड को बढ़ाएगा, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी।
इनपुट के प्राइस बढ़ने को बोलते हैं कॉस्ट बढ़ रही है, राइट। तो दोस्तों आपको ओवरऑल दिखेगा यहां पर लोगों का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है, लोग खुशियों में हैं, मौज मार रहे हैं। इतनी सी बात को बोलते हैं एक्सपेंशन। लेकिन दोस्त ये एक्सपेंशन की स्टेज कब तक रहती है ये बताऊं? ये तब तक रहती है जब तक देश में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो जाता। एक टाइम तो आएगा जब देश टॉप पे पहुंच जाएगा, यहां पर उसके रिसोर्स पूरे यूज हैं, प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे पहुंच गया है, क्योंकि सारे प्रोडक्टिव रिसोर्स यूज कर लिए हैं, हो गया ना। अब इकोनॉमी यहां पर स्लो हो जाएगी और इवेंचुअली पहुंच जाएगी अपने पीक पे। देखो ना, इकोनॉमी ऐसे नहीं बढ़ती, ऐसे बढ़ती है। ये देखो ना, फास्ट फास्ट धीरे धीरे स्लो हो गई, यहां पहुंच गई, फिर गिरना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब गिरना स्टार्ट करेगी तो गिरते हुए फेज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि पीक में क्या होता है। पीक में क्या होता है यह देखना जरूरी है, ठीक है जी। क्या हो गया, पीपीटी में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? जरा एक काम कर लेते हैं भैया, इसको तो सेव कर लूं, कहीं डिलीट ना हो जाए। छोटा सा टेक्निकल एरर मुझे दिखाई दे रहा है दोस्त। हाँ, पीक फेज पे आ गए। पीक फेज मतलब टॉप। तो कोई पूछे पीक का मतलब क्या होता है? ये वाली पीक नहीं होती थूकने वाली, पीक का मतलब होता है टॉप या फिर हाईएस्ट पॉइंट, जो एक बिजनेस साइकिल के अंदर देखा जाता है। यहां पर एक एमसीक्यू आता है, पीक पॉइंट वो है जहां पर एक्सपेंशन एंड होता है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ऐसे ना, ये पीक पॉइंट है, एक्सपेंशन एंड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, ये वाला पीक पॉइंट है, ठीक है। ओके, इसको लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं। लेटर का मतलब बाद में, एक्सपेंशन की बाद वाली स्टेज पीक है, ये लिखा है ना, लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। यहां पर क्या होता है दोस्त, सारे इनपुट्स, सारे रिसोर्सेस यूज हो जाते हैं, कंपनी को इनपुट्स बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको इनपुट्स मिले, है ना, क्योंकि इनपुट्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो शॉर्ट हो जाते हैं इनपुट्स और इनपुट प्राइस भी बढ़ने लग जाते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो आउटपुट का प्राइस भी बढ़ेगा, आउटपुट का प्राइस बढ़ेगा तो अब कंज्यूमर को लगेगा यार जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेन आएगा, प्रेशर आएगा, यार आउटपुट का प्राइस बढ़ रहा है, जिनकी सैलरी फिक्स है ना वो तो परेशान होंगे, वो कहेंगे भाई अब मुझे देखना पड़ेगा, अब मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिव्यू का। वो रिव्यू करेगा तो जो वो पहले ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहा था, फर्नीचर, नया टीवी, आईफोन खरीद रहा था, नहीं खरीदेगा भैया, और जो एक्चुअल डिमांड होगी वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो। स्टैग्नेट को बोलते हैं हॉल्ट, हॉल्टेड यानी स्लो। जो देश की टोटल डिमांड होगी उस पर फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है जी, फर्क पड़ेगा और डिमांड नीचे गिरेगी तो स्टार्ट होगा अपना कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज मतलब अब नीचे गिरने लग गए। नीचे गिरते गिरते क्या दिखेगा आपको? दिखेगा इन्वेस्टमेंट अब फॉल होने लग गई है। क्यों इन्वेस्टमेंट फॉल क्यों हुई? क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, प्राइस बढ़ चुका है ना, डिमांड कम कर रहे हैं, बिजनेस का धंधा स्लो हो गया है। तो अब यहां पर आपको दिखेगा लोग नई ब्रांच नहीं खोल रहे, नई मशीन नहीं खोल रहे, तो अब डिमांड कम होने की वजह से लोगों की नौकरियां भी चली जाएंगी, तो फॉल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट भी और एम्प्लॉयमेंट भी, ठीक है। प्रोड्यूसर एकदम से इकोनॉमी की पल्स यानी इकोनॉमी की नस नहीं पकड़ पाते, तो लिखा है प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटेनियसली, मतलब जल्दी जल्दी एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो इकोनॉमी की पल्स एकदम से नहीं कर पाते और वो अभी भी एंटीसिपेट कर रहे हैं। एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना। देखो प्रोड्यूसर को पता नहीं है, लोगों को प्राइस ज्यादा लग रहे थे, लोगों ने माल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया, प्रोड्यूसर को अभी नहीं पता चला, प्रोड्यूसर को अभी नहीं पता चला, तो प्रोड्यूसर तो बेचारा प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन कर रहा था, तो फिर यहां पर देखा गया कि ये प्राइस के बढ़ने की वजह से जो डिमांड थी वो तो कम हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर के पास जो सप्लाई थी वो ज्यादा ही है, तो सप्लाई एक्सीड हो गई डिमांड से, तो दोस्त एक मिसमैच आ गया दोनों में, ओके। तो अब देखेंगे भैया मिसमैच आने की वजह से क्या होता है। मिसमैच उनको पता लगा है कि वो इन्वेस्टमेंट पहले से बहुत ज्यादा कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत एक्सेसिव लेवल पे कर चुके हैं, प्रोडक्शन भी पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। अब वो क्या करेंगे, आपको एक बात समझनी चाहिए,
फैक्ट्री वाले बंदे इनपुट्स वालों को, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल वालों को बोलेंगे यार तेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्या बोलेंगे? ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो वो ऑर्डर कैंसिल करेंगे यार, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को वो होल्ड करके रखेंगे, वो जो रॉ मटेरियल के ऑर्डर्स दे रहे थे उसको स्टॉप करेंगे, कैंसिल करेंगे, है ना, कैंसिल करेंगे। तो वो भी कहेंगे यार अब डिमांड नहीं हो रही है, हम अपनी सप्लाई भी कम कर लेते हैं, सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। सप्लाई कम होगी तो एक चेन ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया, एक से दूसरी चीज कनेक्टेड है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप देखोगे इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल की डिमांड भी कम हो गई है, अब नई नई मशीनें नहीं लगेंगी, कैपिटल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, और ये जो आग है, ये जो फायर है, ये पूरे जंगल में फैलेगी, पूरे देश में फैलेगी, और आ जाएगा फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन को बोलते हैं ट्रफ। और एक ये डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। रिसेशन बहुत सीवियर जब हो जाता है, गंदा जब हो जाता है, मतलब डेप्थ में जब चला जाता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर क्या क्या होता है बोलते हैं, ये इकोनॉमी नीचे चली गई है, यहां पर है, ऑलमोस्ट बोलते हैं देश की ग्रोथ रेट नेगेटिव पहुंच गई है। भैया जीडीपी बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, ये गिरते गिरते नेगेटिव पहुंच गई, इससे भी नीचे अगर गिर जाए तो बहुत ज्यादा खराब वाली बात आ जाएगी। ठीक है, देश की टोटल नेशनल इनकम कम होने लग जाती है, लोग अपना खर्चा कम करने लग जाते हैं फटाफट फटाफट से। ओके, डिमांड भी कम हो रही है, सब कुछ डिक्लाइन हो रहा है, सब कुछ लो लेवल पे पहुंच गया। ये समझो, कंपनी यहां पर अपनी वर्कफोर्स को रोक नहीं पाती है, उनको नौकरी से निकालना ही पड़ता है। बोल रहे हैं ना, कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, उनको नौकरी से लोगों को निकालना ही निकालना पड़ता है, जॉब कट हो जाते हैं, और दोस्त इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। और भैया फिर कंज्यूमर्स के पास बहुत कम पैसा बचता है, खाने का पैसा भी नहीं बचता, ये वो सिचुएशन है। इसके बाद स्टार्ट होती है रिकवरी। यश शर्मा, सारे डाउट खत्म करता हूं। अब मेरी एक बात समझो, मैंने आपको 4 फेज कराए हैं दोस्त मेरे, आपको ये 4 फेज ऐसे देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, ये नोट्स बना के दे दिए मैंने आपको चारों फेजेस के नोट्स बना के दे दिए। आप क्या करोगे, 4 फेज होते हैं, एक्सपेंशन के अलग अलग नाम लिख दिए, दूसरा फेज ये रहा, तीसरा फेज ये रहा, चौथा फेज ये रहा। इन फेजेस में क्या क्या होता है इनकी फीचर्स यहां लिख दी, इनकी फीचर्स यहां लिख दी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। ये लिख दी फीचर्स, ये लिख दी फीचर्स, ये लिख दी फीचर्स, 2 टेबल बनाई हुई है, दोनों के अंदर आपका काम हो जाएगा। बस जो आपको ध्यान देना है, यहां पर एक्सपेंशन के फेज में जो पॉइंट आपको ना समझ में आया यहां पर, तो एक हो सकता है बैंक क्रेडिट कैसे बढ़ेगा, बैंक यहां पर लोन देना स्टार्ट करेंगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सबको लोन देंगे। ओके, और आप देखोगे कि ट्रफ यानी डिप्रेशन में अगर आप देखोगे तो कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, उनकी बैंकरप्सी स्टार्ट हो जाएंगी, ये पॉइंट भी ऐड करना है। लोगों के पास लिक्विडेशन इंक्रीज होगा, मतलब लोगों के पास कैश इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरीके से कम हो जाता है। देखो बैंक करते क्या है भैया, ओहो कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं, पीपीटी हैंग हो गई है दोस्त। मैं बता रहा हूं कशिश भाई, होता क्या है भाई, नोट्स तो दे दिए, मजा तो आ गया होगा, मजा आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो यार, सारी फीचर्स लिख के दे दी। ठीक है, मैं बोलता हूं बैंक करते क्या है, बैंक पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेते हैं और बिजनेस को लोन पे देते हैं। अब डिप्रेशन में सब बर्बाद चल रहा है, सब कुछ बर्बाद चल रहा है, तो बैंक भी है ना बिजनेस को लोन देंगे नहीं, लोन देंगे नहीं तो वो डिपॉजिट जो हमसे लेते हैं उस पर वो इंटरेस्ट कम ऑफर करने लग जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे इंटरेस्ट को तो हम यूज करेंगे नहीं, तो सॉरी पब्लिक को बोलते हैं तुम्हारे पैसे को तो हम यूज करेंगे नहीं, तो फिर वो काम खराब कर देते हैं। तो इसलिए वहां पर पब्लिक को वो इंटरेस्ट कम देने लग जाते हैं। जब पब्लिक को इंटरेस्ट कम मिलेगा ना, वो कहते हैं अबे ऐसी तैसी कराए, सब बर्बाद हो रहे हैं, बैंक भी बर्बाद हो सकता है, तो वो अपने पास कैश यानी लिक्विड पैसा रखने लग जाते हैं। लिक्विड पैसा इसलिए रखने लग जाते हैं। तो बच्चों का यहाँ डाउट आ सकता था नोट्स पढ़ने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। दोस्त यहाँ पर ना पीपीटी आगे नहीं चल रही है, यार कुछ आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, लेकिन ये एक बात याद रखना, मैंने आपको बिजनेस साइकिल के चैप्टर के अंदर 4 फेजेस मैंने करा दिए हैं, 4 फेजेस मैंने दोस्त करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी रखेंगे, यहां पर इतनी ही क्लास रखेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। आज फ्राइडे है ना, मंडे को कंटिन्यू करेंगे, मंडे को भी आपको क्लास 3 बजे ही लूंगा, इस क्लास को मंडे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज चारों फेजेस ढंग से देख लेना, एक बार ये नोट्स बना लेना, ठीक है। और दूसरी बात आपसे बोलना चाहूंगा, जिस बच्चे का थ्योरी ऑफ डिमांड का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट वीक हो ना,
आज एक इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं कॉमर्स वाला भाई यूट्यूब चैनल पे, ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो, अरे बारिश की वजह से प्रॉब्लम कहां हुई होगी इसके अंदर यार, ठीक है। बैंकरप्सी का मतलब बाबू बर्बाद हो जाना, बिजनेसेस का धंधा ही नहीं चल रहा होगा, वो बर्बाद हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगली क्लास जब मैं कराऊंगा तो इन चारों फेजेस को आपको एक बार रिव्यू दे दूंगा। रिव्यू देने के बाद अदिति मेरी बात समझो, ठीक है। बोर्ड चेंज कर लूं, उत्सव यार एकदम से बोर्ड कैसे चेंज हो सकता है, नहीं पोल भी नहीं हुआ आज तो ना, ठीक है। कोई नहीं, अगली आपका प्यार मेरे साथ है ना यार। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। लीडर बोर्ड कैसे आएगा मेरी जान, पोल ही नहीं हुआ, बस प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्त, कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टाटा, ठीक है। यार यहां पर ये तो आ जाए, देखो ये आ रहा है बस एंड का ऑप्शन। लव यू एवरीवन।